बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के ईरान पर हमले तेज हो गए हैं। पश्चिमी ईरान में आईडीएफ का हमला हुआ और आईडीएफ ने तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है और हवाई हमलों में तेल रिफाइनरी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। एक तरफ ईरान कह रहा है कि अगर इजराइल रुक जाए तो फिर हम भी पलटवार नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल लगातार अपने हमले को तेज कर रहा है। ईरान के पश्चिमी हिस्से में आईडीएफ ने हमला बोला है और यह हमला हुआ है तेल रिफाइनरी पर, यानी गैस डिपो तेल रिफाइनरी जिसे बैकबोन कहा जाता है ईरान के लिए, उस बैकबोन पर यह टारगेट किया जा रहा है। मैं श्याम सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, खामनेई के बारे में कहा जा रहा है अपने परिवार समेत वो बंकर में छिपे हैं। उनका बेटा मुस्तफा, जिसको कहा जाता है कि वो आफ्टर खामनेई है, वही उत्तराधिकारी और वही होंगे। क्या आपको लग रहा है कि जो हम तख्ता पलट की बातें सुन रहे हैं, जो आहट सुन रहे हैं, ये उस तरफ भाग रहा है, या फिर खामनेई 5 दिन 6 दिन के बाद कहेंगे कि हम बातचीत को तैयार हैं, जंग रुकवाइए प्लीज? दूसरी संभावना ज्यादा लगती है, क्योंकि वो अगर इजराइल लगातार मारता रहा, वैसे तो इजराइल के बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे हो चुके हैं। हाँ। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर लड़ाई बंद भी हुई तो कॉवर्ट ऑपरेशन के तहत, जैसे वो पहले करता आ रहा था 7 अक्टूबर 2023 से पहले, जैसे इजराइल चुपचाप मारता आ रहा था लगातार, कभी डॉक्यूमेंट गायब करे, कभी सेंट्रीफ्यूजल में बग डाल दे, कभी कुछ करे, वो सब करता रहता और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर भी बनता, हाइफा पोर्ट भी बनता, अडानी की भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती और भारत के संबंध यूरोपियन देशों तक बनते, सुएज कनाल के तरह का अल्टरनेट बन जाता। लेकिन हमास के कुछ डिस्ग्रंटेड लोगों ने सब किया है। तो अगर ये लड़ाई बंद भी होती है तो वो रुकने वाला नहीं है ईरान, इजराइल, वो तो चलता ही रहेगा। पर जहां तक आप तख्ता पलट की बात करते हो तो मनोबल तोड़ रहे हैं। 18 प्रांत में अटैक किया है और जो आपने कहा ऑयल रिफाइनरी और गैस, ये दोनों के दोनों जो इनवर्ट सप्लाई है, एक्सपोर्ट पे नहीं किया, ताकि विश्व का ध्यान आकर्षित ना हो। और वो चाह रहा है कि उसमें विश्व का कोई भी देश ना आए, मुस्लिम कंट्री को तो ऐसे भी नहीं आना है। तो वो नहीं चाहता कि आर्थिक स्थिति विश्व की बदले, ये बात भी है। तो इजराइल बहुत सोचे समझे स्ट्रैटेजी के तहत अपने छोटे से स्ट्रैटेजिक स्फीयर वाले देश को एक बड़े स्ट्रैटेजिक स्फीयर वाले देश के साथ लड़ाई करनी पड़ रही है, और वो भी एक विश्व के उस कारण के जिसमें लेकिन अगर इसे मैं सर अगर इसे एक दूसरे चश्मे से देखना चाहूं, ईरान की खासियत क्या है? उसकी सबसे बड़ी फोर्स जो कि इजराइल के पास नहीं है, और ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो मिसाइलें 3 गुना अधिक है इजराइल से जी। तो इस मोर्चे पर तो अगर एक नजर लोग दर्शक ये देखें तो कहेंगे कि यार ईरान मजबूत है। क्या ऐसी खासियत है जो इजराइल को ईरान के पास इतनी फौज होने के बावजूद भी मजबूत दिखाती है? देखिए, इजराइल के पास में एक तो सैन्य शक्ति है, वो प्रिसाइज अटैक कर सकता है। ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो अधिकतर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। वो क्या करते हैं, 3000 का जखीरा है। 3000 का जखीरा है, ये मेरी काउंट भी कह रही है। और बल्कि उसमें 5 किस्म ऐसी हैं जो कि बड़े दूरी से ईरान के अंदर से इजराइल के एंड तक, हाइफा तक मार कर सकती है। तो ईरान के पास में मिसाइल्स तो बहुत हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। सिवाय उसके 2 मिसाइल जो कि फतेह 1 और फतेह 2 है, जो कि मैक 13 क्रॉस कर जाती है। ये 2 मिसाइल हैं जिन्होंने कि इनके सुरक्षा प्रणाली को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश की है, और डिस्ट्रक्शन भी इन्हीं मिसाइल की वजह से वहां पर देखने में आया है। दूसरी बात यह है, जो मेरा मानना यह है कि करीब 3 या 4 दिन के अंदर ये मिसाइल्स का जखीरा जो है ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इजराइल ने भी इनके मिसाइल्स के स्टोरेज के ऊपर अटैक किया है। 3-4 दिन में जब ये जखीरा खत्म होता है तो नॉन स्टेक एक्टर्स जो है वो प्ले में आएंगे। फिर एक श्रीवास्तव, ये एक पॉइंट ऐड कर दूं जल्दी से। उनके साथ एक और बल है, उनके साथ कंस्क्रिप्शन है, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है, और मनोविज्ञान, सभ्यता का मनोवैज्ञानिक बल है। वो इस तरह से लड़ते हैं जैसे वो अब जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो वो बहुत बड़ा बल है जो ईरान में नहीं। सर, जो ईरान के पास इतनी बड़ी फौज और इतनी मिसाइलें होने के बावजूद जो उसके पक्ष में बात नहीं जा रही, वो ये कि जंग लड़ने का, लंबा जंग लड़ने का अनुभव ईरान के पास नहीं है। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी इस वॉर जोन में चाहिए वो है इजराइल के पास। शायद यही वजह है कि आज ईरान पीछे है। हाँ बिल्कुल, देखो 3-4 बातें हैं। एक तो बात समझनी पड़ेगी कि ईरान इजराइल से बहुत बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन भी इसकी तो 90 लाख के करीब है, 9-10 करोड़ है। मगर इनका डिस्टेंस है, ये बीच के अंदर, जमीन के अंदर करीब 1500 से 2000 किलोमीटर का गैप है। तो कितनी बड़ी फौज हो, लैंड लड़ाई तो होने वाली नहीं, लड़ाई तो होने वाली है एयर पार से, लड़ाई तो होने वाली है साइबर वारफेयर से, स्पेस वारफेयर।
उसके अंदर जो इजराइल बहुत ज्यादा आगे है आपको ईरान के साथ। दूसरा क्या है कि जो भारत और पाकिस्तान की भी लड़ाई होती, जिस प्रकार से भारत ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को अपनाया था, तो ऐसे में पिछली जो बार इजराइल को सबक सीखा था, इस बार उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको मल्टी लेड कर रखा है। उसके अंदर आयरन डोम भी है, उसके अंदर आपके एरो 2 एरो 3 भी है, और उसके बाद उसने पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम भी है, थर्ड भी है टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। जो ईरान की एक ही पॉजिटिव है, ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रही। वो 90% के करीब जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको नकारा कर रहा है। इसलिए जो इजराइल है उसके ऊपर इंपैक्ट बहुत कम हुआ है। बिनस्पत इजराइल ने क्या किया है, इजराइल की जो मसाद है वो इन्फिल्ट्रेट कर गई है 2000 एजेंट से। उन्होंने इसके टॉप मिलिट्री कमांडर को मार दिया, टॉप साइंटिस्ट को मार दिया। 12 से ज्यादा साइंटिस्ट, ऐसा दावा इजराइल का कि 12 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज है, इन्होंने इसकी वार वेजिंग कैपेबिलिटी क्या है, गैस ऑयल उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। अभी लोग सड़कों पे आने स्टार्ट होंगे। मेरे को ये लग रहा है कि ईरान को बड़े सिस्टमैटिकली जला रखा है। जितनी लड़ाई लंबी चलेगी इट इज डिसएडवांटेज टू ईरान। ईरान के पास इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है। इजराइल के पास पीछे से अमेरिका हेल्प कर रहा है। अमेरिका ने उसको हर चीज दी है। मैं के सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इंफॉर्मेशन दिया इजराइल की तरफ से। तो मैं यही कहूंगा कि लड़ाई के रुकने के चांसेस ज्यादा इसलिए लग रहे हैं कि ईरान घुटने टेक देगा, ज्यादा देर लड़ ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि ईरान, मुझे लगता है ईरान घुटने टेक देगा और जल्द से जल्द ये वॉर थम जाएगी। लेकिन अगर हम हथियारों की क्षमता की बात करें, के सिन्हा सर, ये पता है सबको कि इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल के पास फाइटर प्लेन भी है, फाइटर जेट भी है, और उससे बॉम्बार्डिंग भी कर रहा है। लेकिन ईरान की जो लड़ने की स्टाइल है, मतलब ईरान तो खुद प्रॉक्सी वॉर में माहिर है, कभी हिजबुल्लाह, कभी हमास, कभी हुतियों के जरिए करवाता है। लेकिन जो उसके पास सबसे सस्ते लेकिन सबसे घातक ड्रोन है, शाहिद 136 मुहाजिर 6, इससे वो तबाही मचा सकता है, और वो देखने को मिल भी रहा है। देखिए, तबाही मेरे ख्याल से उसके शाहिद ड्रोन जो 136 की बात करें, उससे नहीं, कि दूरी बहुत है, और इस दूरी में उसको भेजने की क्षमताएं, देखिए ये लास्ट इवन टर्मिनल एंड में जो आयरन ड्रोम है 4 से 70 किलोमीटर की दूरी, जो डेविड स्लिंग है, वो उनकी दूरी, वो उसको नहीं भेज रही है। भेज रहा है उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो अभी बता रहे थे बहुत अच्छी तरह से, फतेह 1 और फतेह 2 जो है वो उन्होंने, और डैमेज कितना हुआ है। पहले दिन जो 13 को 7 लोकेशंस में हुए डैमेज, और 14 तारीख को 3 लोकेशन में। उसके बाद 15 और 16 में एक भी नहीं हुआ है। 15 में नो डैमेज, और आप 16 आज के लिए कोई डैमेज नहीं है। क्या क्योंकि टीवी चैनलों के ऊपर में वही दिखाते हैं कि आपके वो बिल्डिंग है। ठीक है, हाइफा में जो 2 जगह में हुई है, या आपके तल अवीव में एक जगह दिखता है जो कि सेंट्रल एरिया है उसका, और दूसरा जो उसके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, हाँ वो एक है। यूएसए के एम्बेसी में कुछ नहीं हुआ है, ना तो एक कोई हताहत हुआ है, ना कुछ हुआ है। हाँ, तो ये पहुंचे हैं। तो देखिए, जो कहा जा रहा है ना, ये कहते हैं 3000 भी नहीं है। जो शॉर्ट रेंज है वो 1000 के आसपास है, जो जा ही नहीं सकते। 800 में उसकी रेंज है, जो 2000 हैं उनकी रेंज है, उसमें से जो तकरीबन 2000 से ऊपर वाले, उसमें हाइपरसोनिक या क्रूज मिसाइल वो तो कर रही है। देखिए, अभी तक उसने कितने फायर कर दिए हैं, उसने करीब 500 के आसपास किए हैं। और जो इजराइल ने जमीन पे जो नष्ट किए हैं, मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट किए हैं, 2-3 ट्रक तो आप लोग नहीं दिखा रहे हैं अपने इसके ऊपर में, काफी बड़ा जखीरा उन्होंने नष्ट कर रहे हैं। तो ये 5-6 दिन के बाद है। मगर देखिए, मतलब ना रहेंगे हथियार, ना दाग पाएगा ईरान। इसी स्ट्रेटेजी पर इजराइल काम कर रहा है। दीपक वोरा सर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक वोरा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसमें मुस्लिम देशों की भूमिका कैसी रहेगी। ओमान और कतर कोशिश कर रहे हैं मध्यस्थता की कि किसी तरीके से यह जंग रुक जाए। आपको लग रहा है कि बात मानेगा ईरान? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। क्षमा चाहता हूं कि इंटरनेट की कमजोरी के कारण शायद ईरानियन ने कुछ किया होगा या चीनियों ने, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, बट थैंक यू वेरी मच। हमारे सारे मेहमान यहाँ बैठे हैं। आपने अभी जिक्र किया था कि ईरान का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जंग का। सब मत भूलिएगा, 79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई और फिर 80 से लेके 88 तक
वो डट के मुकाबला किया था उन्होंने इराक का। और उस समय इराक को अमेरिका ने दुनिया भर के हथियार दिए थे कि इन्होंने हमारे डार्लिंग शाह को बाहर निकाल दिया है, अब ठोको। और एक चीज और बताता हूं कि अमेरिका ने उनको केमिकल वेपन्स भी दिए थे। इराक के पास क्षमता नहीं थी केमिकल वेपन बनाने की, उनका प्रयोग किया गया। और उस समय ईरान समझ गया कि अगर भविष्य में कुछ होगा मुझे परमाणु हथियार चाहिए। फिर ये उसका सिंगल माइंडेड एम बन गया था। अब जो हम सिचुएशन देखते हैं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है। जो बाकी अरब देश हैं सर, वो डरते हैं ईरान से, वो भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो, नहीं तो वो मिडिल ईस्ट को कच्चा निगल जाएगा। उसने कभी इस बात को छुपाया नहीं है कि मेरा एम्बिशन ये है कि मैं चौधरी बनना चाहता हूं। भले ही मैं अरब नहीं हूं, भले ही मैं शिया हूं, मैं सुन्नी नहीं हूं, लेकिन मेरे में बहुत ताकत है। वो मैं बताना चाहता हूं आप सब अरब लोगों को, आप मेरा खाना बनाओ, मेरे घर में आके सफाई करो, सब कुछ करो, लेकिन शहंशाह मैं बनूंगा। वो पुरानी सफाविद जो एम्पायर था, साम्राज्य था, जिसका मुगलों के साथ भी आदान प्रदान था, मैं वो फिर से लाना चाहता हूं। शहंशाह भी यही कहा करता था शाहजहां पहले। तो मेरा ये मानना है सर कि ये छोटे मोटे देश, कतार तो बात करता रहता है, कोई सुनता नहीं है, पैसा उसके पास खूब है, लेकिन वो समय अब जा चुका है कि वो ईरान को पैसे देगा और बोलेगा टाइगर खामोश हो जा। मेरा मानना है सर, जिस तरह से उसको मार पड़ रही है, और चाचा आपका और मेरा मैकडोनाल्ड ट्रम्प खड़ा हुआ है वहां पे कि आजा बेटा ईरान, आजा बेटा ईरान, कुछ तो कर, कुछ तो भड़का मुझको कि मैं तेरा भरता बना दूं और उसके ऊपर मैं निकल जाऊं और फिर मैं डिकार भी ना मारूं। वो वेट कर रहा है। अगर ईरान उसमें फंस गया फिर तो जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन वैसे भी जो मार उसको पड़ रही है उसके लीडर्स। और एक चीज बहुत मजेदार सर, आपको मालूम है कि ईरान के शायद डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ वो खमेनेई साहब के साथ जो थे वो भाग गए रशिया। वो कह रहे मैं जा रहा हूं, मेरे को यहाँ नहीं मरना, ये तो चुन चुन के इजरायली मार रहे हैं लोगों को, मुझे तो अभी जीना है, मेरा परिवार कहीं है, ये है वो है ये। और जब ये शुरू हो जाता है कि लोग डिफेक्ट करने लगते हैं, इसका मतलब अंत बहुत करीब है। मेरा मानना है 48 घंटे के अंदर आप देखेंगे वहां पर ईरान बोलेगा चल बहुत मार खा ली है मैंने, चाहे पुतिन मध्यस्थता करे चाहे कौन, बोलेगा अच्छा चलो बातचीत करते हैं, गोलाबारी बात। जी, मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहूंगा। सुशील सिंघल सर, अगर मान लीजिए ईरान की तरफ से पेशकश की गई कि हम सीज फायर को तैयार है, हम पलटवार नहीं करेंगे, तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को मानेंगे? क्या इजराइल मानेगा? एक अच्छा मौका अपने हाथ से जाने देगा कि चलो सीज फायर, युद्ध विराम? देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ईरान तो अभी भी कह रहा है कि अगर इजराइल अटैक रोक दे तो हम तैयार हैं, कि जो है युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। तो वो तो पहले से ही कह रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इजराइल की अपना जो रिक्वायरमेंट है या जिस ऑब्जेक्टिव से इनको ये लड़ाई शुरू की है, जैसे तैसे इनको मौका मिला है, तो जब तक इनके इजराइल के हिसाब से वो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो जाते हैं, मेरे विचार से इजराइल नहीं रुकने वाला है। क्योंकि उसको फिर पिछले भी जब इजराइल ने जब भी कोशिश की है उनके जो कैपेसिटी को अटैक करने की, उसके जो है कुछ ही समय में ईरान ने अपनी फिर से बिल्डअप कर ली है। तो अब आई थिंक ये आखिरी मौका है इजराइल के पास कि वो ईरान को पूरी तरह से कैपेसिटी खत्म कर दे, उनकी जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट की या न्यूक्लियर बम बनाने की जो इच्छा है उसको वो पूरी तरह से खत्म कर दे, तभी वो रुकने वाला है। क्या ये इतना, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं सर, क्या ये इतना आसान होगा जो बात बार बार कही जा रही कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत बनने की क्षमता, जो उसका सपना है, उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा? इसके लिए सबसे पहले तो फोर्डो के इस किला को भेदना पड़ेगा। और ये जो जानकारी है उसके मुताबिक पहाड़ों के अंदर, काफी अंदर डीप गहराई में इसे बनाया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात है और बहुत मुश्किल है इसको भेदना। क्या इतना आसान होगा इजराइल के लिए? प्रत्युष जी, इशारे देखिए आप। हाँ, फोर्डो जो है वो 32 किलोमीटर की दूरी पर है कौम से। कौम जो है एक प्रांत है ईरान का। कौम में 2.5 रिक्टर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एम्यूनिशन के अंदर अगर बारूद धरती के अंदर समाकर फटता है तो वो धरती की थोड़ी सी कंपन पैदा कर सकता है। इजराइल ने फोर्डो पर अटैक किया है, नातांज पे अटैक किया है। ऐसे 5 ठिकाने हैं जिस पे इजराइल ने अटैक किया है। ये केवल नातांज तक नहीं रुका है,
फर्दों पर भी अटैक हुआ है और ये जो भूकंप के झटके हैं उन्हीं धमाकों की वजह से हैं, जो कम से कम 1 टन एक्सप्लोसिव उसके अंदर गया होगा और वो फटा होगा, तब जाके ये कौम में ये झटके महसूस किए गए हैं। मान के चलिए फर्दों के ऊपर भी नुकसान हुआ है, लेकिन फर्दो पूरी तरीके से तबाह हो गया। देखिए पूरी तरह से पूरी नजर अमेरिका और इजराइल दोनों की नजर है, सबसे पहले उसको खत्म करो। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता पूरी व्यवस्था के साथ अभी की सारे के सारे उनके जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे हो गए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये बहती गंगा में हाथ जितना धो सके इजराइल वो धो रहा है, और वो जैसा मैं कह रहे हैं हमारे पैनलिस्ट, वो 1-2 दिन में ये बात खत्म होगी, क्योंकि इजराइल नहीं चाहेगा कि ये स्प्रेड हो जाए, क्योंकि ज्यादा स्प्रेड होगा या दूसरे आर्थिक जैसे इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, या रेड सी में कोई हरकत होती है, या गल्फ में जैसे आज उन्होंने एक डिस्ट्रॉयर को इंटरसेप्ट किया है, ब्रिटेन के डिस्ट्रॉयर को गल्फ में, क्योंकि वो इजराइल की जो मिसाइल से उनको टारगेटिंग में हेल्प कर रहा था। तो ऐसी जब बढ़ेगी बात, या मेडिटेरियन में कोई बात आ जाती है, तो ये इजराइल तुरंत अपने हाथ खींच लेगा। और मेरा मानना है कि वो कॉबर्ट ऑपरेशन फिर भी करता रहेगा, 7 साल 10 साल पीछे तो ले ही आएगा, और फिर व्यवस्था अपनी बढ़ा देगा पीस के लिए, अच्छे कॉरिडोर बनने लगेंगे, और सारे मिडिल ईस्ट वाले उसके साथ ही हो गए। कोएग्जिस्ट करना सीख गया है आज का मिडिल ईस्ट, वो रहना सीख गया है। हमास को डिसमेट करके, हिजबुल्लाह को डिसमेट करके, हुती को चुप करके, और पहले से मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया सावधान है, चुप है, प्रोग्रेसिव है। अब मिडिल ईस्ट वैसा नहीं है, इस्लाम बॉम्ब नहीं चलेगा, ये मोहरा नहीं चलेगा। आप जेरूसलम पे अटैक करो, आप नजरत पे अटैक करो, आप रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक करो, ये आप करके इस युद्ध को बढ़ाना चाह रहे हो। मुस्लिम देश साथ नहीं आएंगे। अब सिंदूर में भी नहीं आए, अब क्या आएंगे? कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं।